सो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक ये वाला जो ग्राफ है ना, ये हम स्टडी करेंगे। इस ग्राफ में आपको दो क्रैब्स दिखाए हुए हैं। एक क्रैब है स्पाइडर क्रैब और दूसरा क्रैब है शोर क्रैब। स्पाइडर क्रैब जो है उसके जो ये स्पाइडर क्रैब जो होता है, इसके बारे में हिकमैन कहती है कि ये ऑस्मो कन्फॉर्मर है, और ये जो क्रैब है शोर क्रैब, ये ऑस्मो रेगुलेटर। एक ही तरह के दो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक स्पीशीज के नहीं, लेकिन गालिबन एक ही जीनस की दो डिफरेंट स्पीशीज में एक ऑस्मो कन्फॉर्मर है, दूसरा ऑस्मो रेगुलेटर है। ठीक है, अब ये जो कन्फॉर्मर है, ये इसके लिए जो टर्म यूज होती है, हमारी जो हिकमैन की बुक है उसमें टर्म यूज होती है, यहां पर ये टर्म देखिएगा, स्टीनोहेलाइन। हेलाइन का मतलब क्या होता है? हेलाइन का मतलब होता है सॉल्टी इन्वायरमेंट, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, और स्टीनो का मतलब होता है नैरो रेंज। मैंने आपको बताया था कि कन्फॉर्मर्स के साथ एक टर्म आएगी स्टीनोस। स्टीनोस का मतलब होता है बहुत नैरो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत नैरो रेंज में रहें। किसकी? कंडीशंस की बहुत नैरो रेंज में रह सके। मैं पिछले लेक्चर से दोबारा इसको ज्वाइन करूंगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बात हर बुक में क्लियर होनी चाहिए कि बहुत नैरो रेंज में रहते हुए सरवाइव कर सके, ऐसा ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर कहलाता है। तो इसी तरह हम इन ऑर्गेनिज्म को स्टीनोहेलाइन कहते हैं। स्टीनोहेलाइन का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत नैरो रेंज में सरवाइव कर सके, उनको आप कहेंगे स्टीनोहेलाइन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्पाइडर क्रैब क्या है, स्टीनोहेलाइन है, और शोर क्रैब क्या है, इसके लिए जो टर्म यूज होती है हिकमैन में वो है यूरीहेलाइन। यूरीहेलाइन मतलब ट्रू सॉल्ट सॉल्यूशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को रेगुलेट कर सकते हो। मैं अगर आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा यहाँ से इसका मतलब दिखा दूं तो ज्यादा बेटर है। ये देखिए स्टीनोहेलाइन और यूरिस। यूरिस का मतलब क्या है? यूरिस का मतलब लिखा हुआ है ब्रॉड, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ब्रॉड एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके, वो यूरीहेलाइन है, यानी वो रेगुलेटर्स हैं। तो अब आइए वापस इसी जो है वो ग्राफ के ऊपर आते हैं। देखिए आपको यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। मिलीमोल्स में सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड दी हुई है। यहाँ दिया हुआ है सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर। अब ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बता रहा है कि जो सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर है वो इस तरफ बढ़ रही है, और सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड है जो है वो इस तरफ को बढ़ रहा है। सी वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है और बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट कंसंट्रेशन इस तरफ को ज्यादा हो रही है। अब आप देखें इस वाले क्रैब की लिमिट, इस क्रैब के पास जो बॉडी लिमिट है वो कहां से कहां तक है? ये टोटल ये लिमिट है जिसमें इसकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है, और वो भी इसलिए नहीं कि इसके पास कोई स्ट्रेटजी है, बल्कि इसलिए कि ये वो ऑप्टिमम रेंज है। क्योंकि हमने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म की एक रेंज होती है, तो ये वो रेंज है जिसमें ये मुश्किल से सरवाइव कर सकता है। तो ये रेंज जो है, ये जो क्रैब है स्पाइडर क्रैब, ये इतने सॉल्ट की रेंज से बाहर नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा ये 400 से 600 मिलीमोल तक बर्दाश्त कर रहा है अपने बॉडी में चेंज, और 400 से 600 या 600 से थोड़ा ऊपर बर्दाश्त कर रहा है सी वाटर का रेंज। मैं दोबारा बताता हूँ, सी वाटर में मिलीमोल्स इस तरफ बढ़ रहे हैं, बॉडी में मिलीमोल्स इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस तरफ की बात करेंगे तो इसकी बॉडी में 400 से लेकर 600 तक बर्दाश्त है। और यहां से देखिए अगर इस तरफ की बात करें, यानी ग्राफ को अगर आप इस तरफ को मूव करते हैं तो 400 से रेंज शुरू होती है और 600 से थोड़ा ऊपर जाके इसकी रेंज खत्म हो जाती है। यानी इन्वायरमेंट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन बर्दाश्त करेगा, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। ये है स्टीनोहेलाइन। अगर इससे ज्यादा रेंज इधर उधर हुई तो ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। कम हुई या ज्यादा हुई, ये ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर है। इतनी सी टॉलरेंस है। ठीक है, यानी इसके इन्वायरमेंट में जो सॉल्ट्स की टॉलरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा
400 तो कंफर्म है ना, ये देखें यहां से ग्राफ अगर आप इसके साथ मिलाते हैं तो ये 400 ही है, लेकिन 600 के साथ अगर यहां से यहां मिलाते हैं तो चले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 650 है। 650 मिलीमोल से ऊपर गई सॉल्ट कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ये ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया। तो ये स्टीनोहेलिनिटी है, ये ऑस्मो कन्फॉर्मिटी है, ठीक है। अब आइए दूसरी तरफ, शोर क्रैब। शोर क्रैब क्या है? इसकी सी वाटर को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है वो यहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है? अप्रोक्सीमेटली 750 मिलीमोल्स तक। 200 मिलीमोल्स से लेकर 750 मिलीमोल्स तक ये बर्दाश्त कर रहा है फ्लक्चुएशन। और आपको पता है ये शोर पे रहता है, ये सी के अंदर नहीं रहता, ये ओशन में पानी के अंदर नहीं रहता, ये साहिल पर रहता है। साहिल पर रहने की वजह से आप देखें, ये साहिल पर रहने के काबिल ही क्यों हुआ? ये साहिल पे रहने के काबिल ही इस वजह से हुआ है कि एक तो जो वाटर साहिल पर आता है, समंदर का भी जो पानी साहिल पर आता है, उसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन वो नहीं होती जो सॉल्ट कंसंट्रेशन समंदर के पानी की होती है। तो ये शोर क्रैब जो है ये सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि ये रेगुलेटर है और इसकी जो बर्दाश्त की रेंज है वो बहुत वाइड है। सी वाटर में सॉल्ट कम आए ये तब भी बर्दाश्त कर लेता है, सी वाटर में सॉल्ट्स बहुत ज्यादा आए ये उसको भी टॉलरेट कर लेता है। इसके बाद आइए इसकी अपनी बॉडी फ्लूइड की टॉलरेंस कितनी है, ये देखें बॉडी फ्लूइड की टॉलरेंस यहां से शुरू हो रही है, यानी कम से कम सॉल्ट्स कितने हो, फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेता हूं कम से कम सॉल्ट्स होने चाहिए 450 मिलीमोल्स, तो उसके बाद इसकी रेंज ये कितना है 800 मिलीमोल्स, इनके दरमियान में ये अपने आप को रेगुलेट कर रहा है। अब आप बहुत इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन रेगुलेटर है और कौन कंफॉर्मर है। एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बहुत ही नैरो लिमिट है और उससे ऊपर नीचे आने पे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या नहीं बर्दाश्त कर सकता? कि उसकी बॉडी जो है वो किसी भी तरह क्या हो, उसकी बॉडी में किसी भी तरह सोल्यूट चेंज हो, जरा सा भी फ्लक्चुएशन होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो उसको परेशानी शुरू हो जाती है। एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक बहुत वाइड रेंज है और वो सॉल्ट मिलने पर भी और सॉल्ट ना मिलने पर भी अपने आप को मेंटेन कर रहा है, ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? रेगुलेटर। और इस शोर क्रैब के पास कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, जरा आते हैं हम आपकी बुक में यहाँ पर लिखी हुई हैं स्ट्रेटजीज, यहाँ पर वो बात करता है, ये बात कर रहा है शोर क्रैब की। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द किडनीज एंटेनल ग्लैंड्स, एंटेनल ग्लैंड्स को किडनी कहा हुआ है, लोकेटेड इन द क्रैब्स हेड which can excrete excess water as a dilute urine। अगर वाटर ज्यादा आ जाता है, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स को आमतौर पर जो पानी मिलता है ना, आमतौर पर जो पानी मिलता है उसकी कंसंट्रेशन में सॉल्ट उतना नहीं होता जितना सॉल्ट ओशन के वाटर में होता है। ओशन में जो सॉल्ट है वो चेंज होता है। एग्जांपल आप ले लेते हैं, आप हो सकता है आप में से किसी ने ऐसी वीडियोस देखी हो जिसमें लोग साहिल में मट्टी के नीचे से क्या निकाल रहे हैं, क्रैब्स निकाल रहे हैं। वो क्रैब उसने अपने आप को मट्टी के नीचे दबाया हुआ है किसी वजह से, वहां वो सर्वाइव कैसे कर रहा है कि अगर डाइल्यूट वाटर आता है, मैं आपको एक टर्म बताने के बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं, मैं एक टर्म बताता हूं उसके बाद इसको लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपर ऑस्मोटिक रेगुलेटर। हाइपर ऑस्मोटिक रेगुलेटर क्या होगा? हाइपर ऑस्मोटिक रेगुलेटर एक ऐसा रेगुलेटर होता है जिसकी बॉडी में सॉल्ट्स आर मोर इनसाइड द बॉडी देन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्ट कम होते हैं ड्यू टू डाइल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं शोर क्रैब की। शोर क्रैब में क्या होता है, जो शोर क्रैब होता है उसकी बॉडी वो हाइपर ऑस्मोटिक होता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्यों? द वाटर दैट रीचेस द शोर क्रैब इज डाइल्यूटेड। जब ओशन से
या एस्चुरी से। एस्चुरी आमतौर पर साहिल ही कहलाता है दरियाओं का, या जहाँ पे दरिया जो है वो समंदर में गिर रहा होता है उस एरिया को आमतौर पे आप एस्चुरी कहते हैं। तो उस जगह पर जो वाटर होता है वो बॉडी की निस्बत क्या होता है, डाइल्यूटेड। तो इसका मतलब है कि क्रैब का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, क्रैब का इंटरनल एनवायरनमेंट अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हाइपर ऑस्मोटिक होगा। ऐसी सूरत में क्रैब को आप क्या कहेंगे, क्रैब को आप क्या कहेंगे, हाइपर ऑस्मोटिक रेगुलेटर। यानी ये एक ऐसा रेगुलेटर है जो अपने आप में सॉल्ट की कंसंट्रेशन को ज्यादा मेंटेन करता है। जो एनवायरनमेंट इसको अवेलेबल होता है वहां पे सॉल्ट कम होता है, और जो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वहां पे सॉल्ट ज्यादा होता है। ऑस्मो रेगुलेटर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हाइपोटोनिक रेगुलेटर्स और दूसरे होते हैं हाइपोटोनिक कह लें या हाइपोस्मोटिक कह लें, और दूसरे होते हैं हाइपरटोनिक रेगुलेटर्स। हाइपोस्मोटिक रेगुलेटर वो होते हैं सॉल्ट कंसंट दे हैव टू, मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूं, दे हैव टू मेंटेन द इंटरनल salt concentration lower than external environment। दूसरी टाइप के कौन से होते हैं, इनमें कौन सी फिश आ जाएंगी, इनमें आ जाएंगी फ्रेश वाटर फिश। दूसरी टाइप के कौन से होते हैं, हैव टू मेंटेन द इंटरनल सॉल्ट have to maintain the internal salt concentration higher than external environment। ये आ जाएंगी, आई एम सॉरी, मैरीन ये हैं, ये फ्रेश वाटर। हाइपरटोनिक रेगुलेटर हमेशा वो होगा, या फिर दूसरी एग्जांपल जो हम पढ़ रहे हैं, शोर क्रैब। हाइपर ऑस्मोटिक रेगुलेटर हमेशा वो होगा जिसका इन्वायरमेंट डाइल्यूटेड है, इन्वायरमेंट इज डाइल्यूटेड, लेकिन उसकी बॉडी में जो सॉल्ट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज्यादा हैं, और उसको ये मेंटेन करना है। उसको ये क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि उसकी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक खास रेंज, और उसको जो एनवायरनमेंट अवेलेबल है वो उसकी बॉडी से डाइल्यूटेड है। इसका मतलब है अगर उसको अपनी बॉडी में सॉल्ट हायर देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेंटेन करने पड़ गए तो वो कहलाएगा हाइपर ऑस्मोटिक रेगुलेटर। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको अपनी बॉडी में सॉल्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम मेंटेन करने हैं वो कहलाएगा हाइपोस्मोटिक रेगुलेटर। अब आइए इसकी जो है वो यहाँ पर हम क्रैब की बात कर रहे थे, वापस आते हैं। इस क्रैब की क्या खुसूसियत है, इस क्रैब को यानी शोर क्रैब को ज्यादातर जो वाटर मिलता है वो कम सॉल्ट वाला होता है। कम सॉल्ट का क्या मतलब है, कम सॉल्ट का मतलब है कि वो सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूटेड है। अब अगर वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है तो इसका क्या मतलब है, इसको सॉल्ट ज्यादा मिल रहा है बाहर से या वाटर ज्यादा मिल रहा है? हरी अप जल्दी जल्दी से वाटर से वाटर ज्यादा मिल रहा है। अगर इसको बाहर से वाटर ज्यादा मिल रहा है तो यकीनन इसको कोई ना कोई इंतजाम करना होगा भाई, किस बात का, कि जो वाटर ज्यादा आ रहा है उसको बाहर निकाल दिया जाए। मैं आपको उसी की स्ट्रेटेजी बता रहा था। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द किडनीज एंटेनल ग्लैंड्स लोकेटेड इन द क्रैब व्हिच कैन एक्सक्रीट द एक्सेस वाटर एज डाइल्यूट यूरिन। एक्सेस वाटर जो बाहर डाइल्यूटेड एनवायरनमेंट से जो एक्सेस वाटर आ रहा है वो अपने एंटेनल ग्लैंड से उसको बाहर की तरफ निकाल देता है। सो यहां तक एक तो ये बात हो गई कि कन्फॉर्मर और रेगुलेटर, इनमें जो चीज है वो क्या है कि कन्फॉर्मर अपने एनवायरनमेंट की चेंजिंग को बर्दाश्त नहीं करते यानी स्टिनोस होते हैं, और रेगुलेटर अपने एनवायरनमेंट में सॉल्ट ज्यादा या कम आने को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, अब अगली स्ट्रेटजी आती है, शोर क्रैब की बात कर लेते हैं। अच्छा, बात यह है जी कि अगर एक
क्रैब है उसका इन्वायरमेंट डाइल्यूट है, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, इन्वायरमेंट डाइल्यूट है, बॉडी में सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट की मूवमेंट कहाँ होगी? बाहर, आउटसाइड द बॉडी। सॉल्ट की मूवमेंट आउट ऑफ द बॉडी शुरू हो जाएगी क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोस्मोटिक है, उसका अपना एनवायरनमेंट हाइपरोस्मोटिक है, तो इसका मतलब है सॉल्ट बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। इस चीज को भी बचाना है। इस चीज को बचाने के लिए क्या करता है, द एनिमल इज सॉल्टियर देन एनवायरनमेंट, इट कैन नॉट अवॉइड लॉस। उसने सीधी सीधी बात कर दी, वो लॉस को अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। और सॉल्ट कुछ ना कुछ यूरिन में भी जाया होता है, लिहाजा अब वो क्या करता है, जरा गौर से यहाँ देखिएगा। This problem is solved by special salt secreting cells in the gills that actively remove ions from dilute seawater and move into the blood. इस शोर क्रैब में वापस चलते हैं जहां इसकी डायग्राम बनी हुई है। इस शोर क्रैब में अगली स्ट्रेटेजी क्या है? इस शोर क्रैब में अगली स्ट्रेटेजी ये है कि ये सॉल्ट जो बाहर से डाइल्यूटेड वाटर आ रहा है, याद रखिए डाइल्यूटेड वाटर का हरगिज ये मतलब नहीं है कि सॉल्ट है ही नहीं, सॉल्ट है लेकिन सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, ठीक है। जैसे मैं एक ग्लास में, एक कप में पानी डालता हूँ, ठीक है, आधा चम्मच मैंने उसमें नमक डाला, ओके, अच्छी कंसंट्रेशन होगी। मैं एक ग्लास में वाटर लेता हूँ और उतना ही सॉल्ट में ग्लास में डालता हूँ। डाइल्यूटेड कौन सा है? ग्लास वाला, क्योंकि उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि ग्लास वाले में सॉल्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जो शोर क्रैब होता है उसके पास जो वाटर आता है वो डाइल्यूटेड होता है, तो उसके जो गिल्स होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है, जो आर्थ्रोपोड क्रस्टेशियंस होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास खास किस्म के सेल्स होते हैं और ये गुजरते हुए वाटर में से एक्टिवली अपटेक क्या कर लेते हैं, सॉल्ट्स। बॉडी में पहले ही वाटर सॉल्ट ज्यादा है, तो वो जब एक्टिव अपटेक करेगा तो वो जो अपटेक करेगा उसमें उसको लोअर से हायर ग्रेडियंट की तरफ जाना होगा, विच इज नोन एज एक्टिव अपटेक या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जी, देखिए एवोल्यूशन का एक पैटर्न मैं आपको बताता हूं। एवोल्यूशन ये कहती है कि जब फिश मैरीन एनवायरनमेंट में थी, फिश के एंसेस्टर्स, और उसके बाद वो फिश मैरीन एनवायरनमेंट से यानी एक्वाटिक एनवायरनमेंट से निकल के टेरेस्ट्रियल, और टेरेस्ट्रियल से बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। अगर इसको हम इस तरह से कर लें, हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो एंसेस्टर्स हैं, और कौन से एंसेस्टर्स, अर्ली एंसेस्टर, जो अर्ली एंसेस्टर्स हैं उनका क्या जो है वो नतीजा निकला जब एवोल्यूशन का कोर्स फॉलो होता है। जी, एंसेस्टर्स जो हैं वो एवोल्यूशन का कोर्स जो है फॉलो करते हैं और वो किधर आ जाते हैं, ये किन एंसेस्टर्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है मैरीन एंसेस्टर्स की। एवोल्यूशन का कोर्स फॉलो करके ये आ जाते हैं किसमें, फ्रेश वाटर में। और हमने अभी क्या बात की, चले मैं इसको जो है वो जरा प्रॉपर बना देता हूं। इनमें से कुछ जो हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ जो हैं वो किसमें चले जाते हैं, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। ये बात हुई थी। और उसके बाद फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो फ्रेश वाटर वाले हैं दे रिटर्न बैक टू, इनमें से कुछ जो हैं दे रिटर्न बैक टू द सी, बैक टू सी, ये वापस सी में, ओशन में चले जाते हैं। ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में जो फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म हैं जब ये ओशन में जाएंगे, तो अब आइए असल बात के ऊपर जो मैं डिस्कस कर रहा था। जी, फ्रेश वाटर में जब ये वापस आते हैं तो इस वक्त क्या हुआ कि ये क्या बन गए थे, हाइपर ऑस्मोटिक। हाइपर ऑस्मोटिक का क्या मतलब है कि इनका जो एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्ट कम है और इनका जो बॉडी है उसमें सॉल्ट ज्यादा है। ये जो फ्रेश वाटर फिश है इनका एनवायरनमेंट में सॉल्ट कम थे, इनकी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा थे। अब जब ये वापस आएंगे तो ये क्या हाइपोस्मोटिक रेगुलेटर रहेंगे या क्या ये हाइपर ऑस्मोटिक रेगुलेटर रहेंगे या ये हाइपोस्मोटिक रेगुलेटर हो जाएंगे? सर ये हाइपोस्मोटिक बन जाएंगे ना, क्योंकि दोबारा ये ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाएंगे जहाँ पे साल्ट ज्यादा है। परफेक्ट, ये आंसर है।
कि ओशन में जो है वो सॉल्ट ज्यादा है, है, तो फिर इसे दोबारा हाइपोऑस्मोटिक करना क्योंकि हम बात कर रहे हैं बोनी फिश की, हम बात कर रहे हैं किसकी, बोनी फिश। और बोनी फिश के केस में बोनी फिश पहले अपने आप को इस तरह मेंटेन कर रही थी कि वो बाहर के एनवायरनमेंट के कंपैरेटिवली क्या होती, हाइपर। लेकिन अब वो कहाँ आ गई है, अब वो ऐसे सॉल्ट में आ गई है जो ऑलरेडी क्या है, जो ऑलरेडी हाइपर है। तो उसने अब अपने बॉडी की कंसंट्रेशन बाहर के एनवायरनमेंट से ज्यादा मेंटेन करनी है या कम, कम करनी है। कम करनी है। इसका क्या मतलब है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म अब क्या हो जाएंगे, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनको आप कहेंगे हाइपोस्मोटिक। लेकिन कौन कौन, सिर्फ बोनी फिश। जो ज्यादातर मैरीन एनवायरनमेंट की कार्टिलेजिनस फिश हैं वो ऑस्मोकन्फॉर्मर्स हैं, वो अपने एनवायरनमेंट में परमानेंट है, वो वहां से नहीं जा सकती। तो अब इनके बारे में हमने क्या बात कर ली, इनके बारे में हमने ये बात कर ली है कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो हाइपोस्मोटिक रेगुलेटर हैं, मतलब इन्होंने अपनी बॉडी का सॉल्ट जो है वो कम मेंटेन करना है और बाहर जो सॉल्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। द सॉल्ट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टू मच इन कंसंट्रेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, और अभी हमने ये भी बात की कि दे हैव ऑस्मोटिक बैलेंस नियरली इक्वल टू देयर एंसेस्टर्स, फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है, अब इनको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो ये कि ये ड्रिंकिंग करते हैं, ये वाटर ड्रिंक करते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी क्या करते हैं, ये वाटर ड्रिंक कर लेने के बाद अगला काम ये करते हैं कि ये स्टमक से जो है वो सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो सोडियम है इंटेस्टाइन से सोडियम को एब्जॉर्ब करते हैं और वो सोडियम क्या होता है, गिल्स के जरिए सीधा बाहर। मतलब एक तो वाटर इनटेक इनकी अच्छी खासी होती है, ये खूब ज्यादा वाटर इनटेक करते हैं और अच्छी खासी वाटर इनटेक करके ये उस वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं और उसके साथ सिर्फ सोडियम चैनल्स के जरिए सोडियम को भी एब्जॉर्ब करते हैं। सोडियम को एब्जॉर्ब करके गिल्स से बाहर निकाल दें, ठीक है, एक्स्ट्रा सोडियम को। ऑब्वियसली ये हरगिज बात नहीं हो रही कि ये जो है वो सारे सोडियम को बाहर निकाल देंगे। उसके अलावा जो सॉल्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, वो किसके जरिए ये बाहर निकाल देते हैं, थ्रू किडनी। ये देखिए ये जो मैग्नीशियम है ये निकाल रहे हैं किसके जरिए, अपने जो इंटेस्टाइनल एग्जिट है क्लोएका, उसके जरिए ये मैग्नीशियम वगैरह। क्योंकि हमने सोडियम कहां से एब्जॉर्ब की थी, सोडियम हमने किडनी से ही एब्जॉर्ब की थी, तो वो गिल्स के जरिए, और मैग्नीशियम पोटेशियम जो है वो क्लोएका के जरिए, ये पोर्शन, ठीक है। एक तो इसका तरीका ये है। दूसरा हमने कहा कि ये गिल्स के जरिए भी सॉल्ट को बाहर निकालता है। तीसरा ये सी वाटर की ड्रिंकिंग करते हैं कंपैरेटिव टू देयर एंसेस्टर्स। इनके एंसेस्टर जो हैं वो सी वाटर की उस तरह ड्रिंकिंग से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर इसके अलावा ये अपनी किडनी के जरिए भी मैग्नीशियम सल्फेट को, यूरिया और थोड़ा वाटर बाहर निकालते हैं। याद रखिए इन्होंने अपने आप को हाइपोस्मोटिक रखना है। हाइपोस्मोटिक का क्या मतलब है कि इन्होंने वाटर बाहर की निस्बत जो है वो सॉल्ट्स को कम रखना है। तो फिर ये वाटर लॉस तो कर नहीं सकते। अगर इन्होंने सॉल्ट्स को कंपैरेटिवली कम रखना है तो ये वाटर लॉस तो कर नहीं सकते। ऐसी सूरत में इनको क्या करना पड़ेगा, वो वाला यूरिन जो है वो रिलीज करना पड़ेगा जिसमें सॉल्ट्स ज्यादा हों। तो अब आप देख लीजिए कि इन्होंने इस तरह की जितनी भी इनके पास जो है वो हो सकती हैं अडेप्टेशंस, वो ये अडॉप्ट करेंगे और अडॉप्ट करके अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट निकाल देंगे और वाटर को अपनी बॉडी में कंजर्व कर लेंगे। फिर इसी तरीके से ये जो इन्होंने बनाया हुआ ना, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट ये कहाँ जा रहा है, ये कौन सी डक्ट है, ये जो डक्ट है ये किडनी ट्यूब्यूल है। तो मैग्नीशियम सल्फेट किडनी ट्यूब्यूल को देने का क्या मकसद हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट किडनी ट्यूब्यूल को देने का मकसद ये होता है ताकि वो मैग्नीशियम सल्फेट किसके जरिए, किडनी से क्या निकल के बाहर जाता है, यूरिन, तो वो मैग्नीशियम सल्फेट यूरिन का हिस्सा बन के बाहर चला जाएगा। तो ये इंटेस्टाइन से भी रिलीज कर रहे हैं मैग्नीशियम, और साथ के साथ ये किडनी से भी यानी यूरिन के जरिए भी मैग्नीशियम सल्फेट को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये, और इसी तरीके से वाटर अपनी बॉडी में ये ज्यादा रखें। इसके बाद आइए आगे चलते हैं। ये हमने मैरीन बोनीफिश डिस्कस कर ली। उसके बाद आ जाइए
शार्क के ऊपर, क्योंकि अब हमने डिस्कस करनी है शार्क्स। जो शार्क्स हैं उनके बारे में शुरू से हमारी क्या बात हुई है? ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। शार्क्स आर इलास्मोब्रांक्स, लिख देते हैं इनको, इलास्मोब्रांक्स कहते हैं जी। फॉर एग्जांपल शार्क्स, दीज आर ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। अब ऑस्मोकन्फॉर्मिटी इनमें होती है। अच्छा, एक सेंटेंस में अब लिखने लगूं, गौर कीजिएगा। दे हैव सॉल्ट कंसंट्रेशन इक्वल टू फ्रेश वाटर फिश। इसकी बात हो रही है, शार्क की। कहां की बात हो रही है? मैरीन एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन इनकी सॉल्ट कंसंट्रेशन बिल्कुल वही है जो फ्रेश वाटर फिश की। मसला हो गया कि अगर इनकी सॉल्ट कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर फिश वाली है तो व्हाई दे आर नॉट ऑस्मोरेगुलेटर्स? जी, अब आइए जरा मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर वो है सोल्यूट कंसंट्रेशन। याद रखिए, सोल्यूट कंसंट्रेशन इज द की इक्विपमेंट टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। याद रखिए, सोल्यूट सिर्फ सॉल्ट्स नहीं बनाते। जहां सोल्यूट ज्यादा होगा वाटर उधर मूव करेगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जहां सॉल्ट ज्यादा होंगे वहां वाटर मूव करेगा। यहां पर बात क्या हो रही है? सोल्यूट वर्सेस सॉल्ट्स। जिस जगह आप सोल्यूट ज्यादा रखेंगे वाटर ने वहां जाना है, नो मैटर विच सोल्यूट। Wherever you keep more solutes, the salts will move inside. कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में वाटर रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट पर डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सॉल्ट को उतना ही रखे लेकिन बॉडी में कोई और सोल्यूट बढ़ा ले। और याद रखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि शार्क्स कीप मोर यूरिया इन देयर बॉडी टू keep the water isosmotic or hyperosmotic than sea water. सॉल्ट जो है, सॉल्ट जितना मर्जी ओशन एनवायरनमेंट में सॉल्ट जितना मर्जी ज्यादा हो जाए, लेकिन ये फ्रेश वाटर, ये जो फ्रेश वाटर कह रहा हूं, मैरीन ऑस्मोकन्फॉर्मर्स हैं, खासतौर पे शार्क्स वगैरह, ये सॉल्ट अपनी बॉडी में उतना ही रखते हैं जितना फ्रेश वाटर फिश में होता है, लेकिन ये दूसरे सोल्यूट बढ़ा लेते हैं। दूसरे सोल्यूट ये किस तरह बढ़ाते हैं? दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिया। ये अपनी किडनी से यूरिया को एब्जॉर्ब करके कहां ले आते हैं? ब्लड में। और बजाय सॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ाने के ये यूरिया बढ़ा लेते हैं। अब आइए, मसला ये होता है कि यूरिया इज टॉक्सिक। व्हाई? फॉर प्रोटीन्स, as it attacks the peptide bonds. यूरिया पेप्टाइड बॉन्ड्स पे अटैक करके प्रोटीन को ब्रेक कर सकता है। तो फिर देयर मस्ट बी अ रेमेडी। कोई ना कोई तो रेमेडी होनी चाहिए। रेमेडी क्या है? They keep a special compound in their body which is known as trimethylamine oxide, जिसको आप TMAO भी कहते हैं। ये अपनी बॉडी में TMAO बहुत ज्यादा रखते हैं। और TMAO, अब मैं आप लोगों से ये लिंक शेयर कर दूंगा। ये जो आपके सामने रिसर्च पेपर खुला हुआ है, इसके मुताबिक जब भी बॉडी में TMAO मौजूद होगा, ये देखिए, ये रिसर्च पेपर क्या कहता है? आवर स्टडी इंडिकेट्स दैट इन कंट्रास्ट टू बीटेन एंड ग्लाइसिन, TMAO फॉर्म्स डायरेक्ट अट्रैक्टिव इंटरेक्शन विद द पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़ने वाला कंपाउंड है। और एक और सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इन पर्टिकुलर वी propose that TMAO stabilizes the protein by acting as surfactant for the heterogeneous surface of folded protein. ये बकायदा
सरफेक्टेंट का काम करते हैं, ये प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और खास तौर पर पेप्टाइड लिंकेज से जाकर जुड़ जाते हैं और यूरिया को पेप्टाइड लिंकेज नहीं तोड़ने देते। ये मैं आपसे इस पेपर शेयर कर दूंगा। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि ये अपनी बॉडी में दो तरह के सोल्यूट बढ़ा रहे हैं। कौन? इलास्मोब्रांस। बेशक सॉल्ट जो है इनकी बॉडी में ओशन से कम है। मैंने आपको बताया द रियल थिंग दैट मैटर्स इज नॉट सॉल्ट, the real thing that matters is the concentration of solute, whatever is the solute। तो सोल्यूट जो बॉडी में रख रहे हैं ये यूरिया है। यूरिया को बढ़ाते हैं, TMAO को बढ़ाते हैं और अपनी बॉडी को आइसोस्मोटिक या हाइपर ऑस्मोटिक कर लेते हैं। नतीजा क्या निकलेगा? जब उनकी बॉडी हाइपर ऑस्मोटिक होगी तो वाटर बाहर जाएगा? तो नहीं जाएगा। ऑब्वियसली वाटर ने बाहर नहीं जाना, which definitely means कि ये डिहाइड्रेशन से बच जाएंगे।